जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से सोल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 18, 18 के बाद में दिया गया है 27, 27 के बाद में दिया गया है 46, 46 के बाद में दिया गया है 75, 75 के बाद में दिया गया है 114 और 114 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहां पर देखिए मेरे भाई इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 18, 18 से कितना बन रहा है 27, 18 से 27 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 में क्या कर दें प्लस 9 कर दें तो 18 और 9 मिलकर बन जाएगा 27। फिर देखिए 27 से कितना बन रहा है 46, तो 27 से 46 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 27 में क्या कर दें प्लस 19 कर दें तो 27 और 19 मिलकर बन जाएगा 46। फिर देखिए 46 से कितना बन रहा है 75, 46 से 75 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 46 में क्या कर दें प्लस 29 कर दें तो 46 और 29 मिलकर बन जाएगा 75। अब इसी प्रकार आगे देखिए 75 से कितना बन रहा है 114, 75 से 114 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 75 में क्या कर दें प्लस 39 कर दें तो 75 और 39 मिलकर बन जाएगा 114। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 114 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +9, उसके बाद में +19, उसके बाद में +29, उसके बाद में +39 है। यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा वो देखिए यहाँ पर देखिए 9 से कितना बन रहा है 19, 9 से 19 कैसे बनेगा। यानी कि 9 में हम +10 कर देंगे तो 9 और 10 मिलकर बन जाएगा 19 से। फिर देखिए 19 से कितना बन रहा है 29 से, 19 से 29 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 19 में क्या कर दें +10 कर दें तो 19 और 10 मिलकर बन जाएगा 29 से। इसी प्रकार आगे देखिए 19 यानी कि 29 से कितना बन रहा है 39, 29 से 39 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 29 में क्या कर दें +10 कर दें तो 29 और 10 मिलकर बन जाएगा 39 से। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे 39 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो 39 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सभी में +10 हुआ है तो 39 में भी क्या कर देंगे +10 कर देंगे तो 39 और 10 मिलकर बन जाएगा 49। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 14 के अंदर क्या कर दें +49 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया गया है 114, 114 के अंदर हमें क्या करना है +49 करना है। ठीक है, तो 114 और 49 मिलकर बन जाएगा 163। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 163। अब हमें देखना है कि संख्या 163 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 163 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का न्यू मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 73748268
93 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड मिलने वाले हैं। और आपके एग्जाम के मात्र 23 से 24 दिन शेष बचे हुए हैं। तो इन बचे हुए समय के अंदर यदि आप इन 15,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और जितने भी अभ्यर्थी अपना रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड निकलवाना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यदि आपने इस सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात कर दी तो समझना आपकी तैयारी बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि जब भी आपको सीरीज वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज वाले प्रश्न के अंदर आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 512, 512 के बाद में दिया गया है 508, 508 के बाद में दिया गया है 500, 500 के बाद में दिया गया है 496 और 496 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 512 से कितना बन रहा है 508, 512 से 508 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 512 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 508 है। फिर देखिए 508 से कितना बन रहा है 500, तो 508 से 500 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 508 में से क्या कर दें -8 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 500। फिर देखिए 500 से कितना बन रहा है 496, तो 500 से 496 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 500 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 496। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 496 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ इस सीरीज के अंदर -4, उसके बाद में -8, उसके बाद में -4, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है -4 -8 -4, अब हो जाएगा यहाँ पर -8 है। यानी कि 496 में से यदि हम 8 को घटा देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 496 में से हम क्या कर देंगे 8 को घटा देंगे तो 496 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 488, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 488। अब हमें देखना है कि संख्या 488 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 488 में दी गई है, ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जिस भी अभ्यर्थी का आंसर 488 आया था उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दर्पण को mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ये जितने भी अल्फाबेट लेटर और संख्याएं दी गई हैं इन सभी को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये कैसे दिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए। सबसे पहले आपको एक पॉइंट का याद रखना है। पॉइंट क्या है, जैसे इस आकृति के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर और अंक दिए गए हैं, यानी कि जो अंक या लेटर पास में होगा तो दर्पण प्रतिबिंब में भी क्या होगा, पास में होगा। और जो लेटर या संख्या दूर दी गई है वो दर्पण प्रतिबिंब में भी क्या होगी, दूर दिखाई देगी। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे वो देखिए।
यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए पास में दिख रहा है m, तो यहाँ पर देखिए पास में ही बनेगा m, लेकिन कैसे बनेगा, s से बनेगा m। उसके बाद में क्या है, m के बाद में है 2, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये 2 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ये 2 बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर दी गई है यानी कि D, तो यहाँ पर देखिए ये D है, तो यहाँ पर दर्पण के अंदर दिखने पर ये बन जाएगा B। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर है 4, तो 4 को दर्पण में देखेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। 4 के बाद में क्या है F बन जाएगा मेरे भाई कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए ऐसे। उसके बाद में क्या है R, तो R बनेगा दर्पण के अंदर बिल्कुल ऐसे उल्टा, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये सभी लेटर और संख्याएं हमें किसी ऑप्शन में दी गई है, तो वहाँ सर ये सभी संख्याएं और लेटर में दी गई है, ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में ASK को 62 और BYE को 64 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में CRY को कैसे लिखा जाएगा। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि ASK को यहाँ पर 62 कैसे लिखा गया है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि BYE को यहाँ पर 64 कैसे लिखा गया है, यानी कि जिस प्रकार से ASK को यहाँ पर 62 और BYE को यहाँ पर 64 जिस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि CRY को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे वो समझिए। सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर पता करेंगे कि ASK को यहां पर 62 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम करेंगे ASK का नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इन सभी का नंबरिंग करेंगे यहां पर। तो ध्यान से देखिए A आता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। A के बाद में है S आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। उसके बाद में क्या है K आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। अब इन तीनों अंकों का या इन तीनों संख्याओं का हम आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बन जाए, 62 बन जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको क्या किया गया है, आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 19 और 1 मिलकर बन जाएगा 20, 20 और 11 मिलकर बन जाएगा 31 है। और 31 का यदि हम दोगुना कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 31 दुआ के 62 है। यानी कि ASK का सबसे पहले किया गया है नंबरिंग, उन सभी को आपस में जोड़ने पर जो संख्या आई है उसका दोगुना करके यहां पर लिखा गया है 62। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि BYE को यहां पर 64 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर सबसे पहले देखिए पहला लेटर है B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। 2 के बाद यानी कि B के बाद में क्या है Y आता है कितने नंबर पर, 25 नंबर पर है। Y के बाद में क्या है E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। और इसको लिखा क्या गया है 64। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले इन सभी को ऐड करिए यानी कि जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 2 और 25 मिलकर बन जाएगा 27 है, 27 और 5 मिलकर बन जाएगा 32 है। और यहाँ पर इस 32 का भी हम क्या कर देंगे, दो गुना करेंगे। तो 32 का दो गुना करेंगे तो बन जाएगा 32 दुआ के 64 है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इसके अंदर CRY के अंदर है, और पता करेंगे कि CRY को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन सभी का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए C आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। C के बाद में क्या है R आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। R के बाद में क्या है Y आता है कितने नंबर पर, 25 नंबर पर है। अब इन सभी को आपस में जोड़िए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 3 और 18 मिलकर बन जाएगा 21, 21 और 25 मिलकर बन जाएगा 46 है। अब सभी का दोगुना किया गया है तो 46 का भी क्या कर देंगे, सीधी सी बात है दोगुना कर देंगे। तो 46 का दोगुना करेंगे तो बन जाएगा 46 दुआ के 92, यानी कि CRY को लिखा जाएगा 92। अब हमें देखना है कि 92 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 92 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि तीन के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाइस वाले प्रश्न को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो आपके सामने जितने भी डाइस दिए गए हैं उन सभी डाइस में से केवल 2 ऐसे डाइस लेने हैं जिनके अंदर आपको कॉमन संख्या देखने को मिले। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लेंगे पहले डाइस और तीसरे डाइस को। तो यहाँ पर कॉमन संख्या क्या दिख रही है, यानी कि पहले डाइस के अंदर हमें 1 दिख रहा है, उसी प्रकार से तीसरे डाइस के अंदर भी हमें यहाँ पर 1 दिख रहा है। अब कॉमन संख्या मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों डाइस के अंदर चलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पहला डाइस और ये हो जाएगा दूसरा डाइस। ठीक है, दोनों में क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो कॉमन क्या है, तो पहले डाइस में 1 है, दूसरे डाइस में भी क्या है 1 है। इसी प्रकार से देखिए पहले डाइस के अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद में क्या है 5, तो यहाँ पर 1 के बाद में लिखेंगे 5। 5 के बाद में आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद में है 2, तो यहाँ पर 5 के बाद में लिखेंगे 2। अब इसी प्रकार से तीसरे डाइस में भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए 1 के बाद में कितना है 4, तो यहाँ पर 1 के बाद में लिखेंगे 4। उसके बाद में 4 के बाद में कितना है 6, यानी कि यहाँ पर 4 के बाद में लिखेंगे 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जो ये संख्याएं आई हैं वो एक दूसरे के क्या है विपरीत फलक पर हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे 2 के विपरीत फलक पर है 6 और 6 के विपरीत फलक पर है 2। इसी प्रकार से 4 के विपरीत फल यानी कि 5 के विपरीत फलक पर है 4, 4 के विपरीत फलक पर है 5। और कभी भी सेम अंक एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होंगे। यानी कि यहां पर दिया गया है 1 के जस्ट नीचे 1, तो 1 के विपरीत 1 कभी भी नहीं होगा। जो संख्या छूट गई वो क्या होगी, 1 के विपरीत होगी। तो 1 से 6 तक की संख्याओं में से कौन सा अंक छूट गया, तो यहां पर देखिए 1 हमें दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद में 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है। यानी कि 1 के विपरीत फलक पर होगा 3 और 3 के विपरीत फलक पर होगा 1। हमसे पूछा गया है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक या संख्या होगी, तो 3 के विपरीत फलक पर अंक या संख्या होगी 1। यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अब हमें देखना है कि 1 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 1 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 4 गुना हो जाएगी। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है साइंस से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस टाइप के प्रश्न को आप जरूर देख कर जाना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है रासायनिक सूत्र टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा तो वो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक क्लास को यानी कि इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गुप्त शासक ने हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो स्कंद गुप्त थे इन्होंने हुणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है भ्रूण, ऑप्शन बी है पराग, ऑप्शन सी है सैंपल और ऑप्शन डी है पर्णहरित। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है, तो वो क्या है भ्रूण। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट यानी कि जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट के ऊपर है मोस्ट इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड लगभग 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है केवल और केवल 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आपका जो एग्जाम है ये 3 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 23 से 24 दिन शेष बचे हुए हैं। और बचे हुए समय के अंदर यदि आप कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं और अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को आप जरूर देखना, ठीक है।
और यदि आपके एग्जाम में इस मास्टर PDF सेट से प्रश्न नहीं आएंगे तो आपने जो ये पेमेंट किया है ये पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे।